वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एरा। आज हम लोग मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल स्टार्ट करने वाले हैं। ये बीएड का क्लास है और बीएड का जो क्लास है वो लक्ष्य बिहार बीएड के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उसमें जाकर इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और बिहार बीएड का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। एडमिट कार्ड बहुत जल्द वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। जो मैंने जो सेकेंड मीन्स ये जो टॉपिक है उसमें हम लोग ये पहला पार्ट है। इस टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट का पहला पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया है मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये जो है हमारा पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 है। मैं कंटिन्यू क्लासेस लूँगा और जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और हम लोग MCQ जो करेंगे वो इसके कंप्लीट होने के बाद करेंगे। क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा ताकि समझने में कोई परेशानी नहीं हो। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए ये मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज क्या चीज़ है। फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल, तो इसमें हमें देखना है कि स्कूल में जो रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, उसे हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूजेस है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्या हम लोग करते हैं उसी को हमें पढ़ना है। रिसोर्सेज, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रिसोर्सेज है ये आखिर में है क्या। रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज किसे बोलते हैं। तो रिसोर्सेज जो होता है एक सप्लाई होता है, एक सोर्स ऑफ सप्लाई है। एक क्या है, सोर्स ऑफ सप्लाई होता है। सोर्स ऑफ सप्लाई कहिए, ठीक है, सप्लाई होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, बेनिफिट प्रोड्यूस किया जाता है। सप्लाई होता है जिससे बेनिफिट प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज को यूज करके उससे बेनिफिट प्रोड्यूस किया जाता है। एंड रिसोर्सेज इज नथिंग बट दिस इज ए सप्लाई। वो सप्लाई होता है, ठीक है, एक तरह से सप्लाई होता है या सोर्स भी इसे बोल सकते हैं, सोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। आइए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि रिसोर्सेज को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसके आधार पे हम लोग रिसोर्सेज को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पे, अवेलेबिलिटी के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ठीक है, और दूसरा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जिसको हम लोग यूज अगेन एंड अगेन उसे यूज कर सकते हैं, उसे रिन्यू करके, ठीक है, उसे रिन्यू करके हम लोग फिर से उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फिर से यूज नहीं किया जा सकता है। इन सभी को थोड़ा थोड़ा टर्म को जानना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। जो मेन चीज़ है वो हमें फिजिकल रिसोर्सेज, कैसे किसी फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करना है, क्या करना है, उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट में जान लेते हैं। रिसोर्सेज को हम लोग और भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दूसरा जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ क्या वो डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस के आधार पे भी हम लोग इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्या, एक एक्चुअल है और दूसरा पोटेंशियल है, ठीक है। अभी हम लोग रिसोर्सेज को ही क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज का ही क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि किस किस आधार पे हम लोग रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला मैंने बताया, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा जो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस के आधार पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअल एंड द नेक्स्ट पार्ट इज पोटेंशियल।
ठीक है, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्सेज को हम लोग फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि थर्ड बेसिस जो क्या है उसको। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे भी हम लोग रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है बायोटिक, बायोटिक है, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है एबायोटिक, सॉरी एबायोटिक, एबायोटिक है। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक क्या होता है? बायोटिक जो होता है ये लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे जो हैं बायोटिक्स में आएंगे, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एबायोटिक्स में आएंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एबायोटिक्स में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो था रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन था, ये रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन था कि रिसोर्सेज को हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन व्हाटएवर जो भी चीज हमारा इस चैप्टर में होगा हमें उन सभी चीजों को जानना है। ठीक है, नेक्स्ट में देख लीजिए, नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट में क्या है? स्कूल मैनेजमेंट में क्या है? स्कूल मैनेजमेंट में है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन सारे रिसोर्सेज को हमें कैसे मैनेज करना है। जैसे कि टीचर्स हो गए, तो प्रोफेशनल टीचर्स जो होते हैं, ट्रेंड टीचर्स जो होते हैं, उनको हमें किस तरह से मीन्स कैसे हमें उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो स्कूल मैनेजमेंट में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सभी को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, स्कूल मैनेजमेंट में यही जानना है हमें। किसी देखिए मेनली क्या है कि ये जो मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज है इसका मोटो, मेन एम एक ही चीज है कि जो भी फिजिकल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं स्कूल में उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूजेस करते हैं, वो सारी चीजें हैं इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ रिनोड ऑथर जो हैं, कुछ यहां पे देख लीजिए, सम रिनोड ऑथर, रिनोड ऑथर, कुछ रिनोड ऑथर। रिनोड का मतलब क्या होता है? रिनोड का मतलब होता है प्रसिद्ध, रिनोड का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। कुछ ऑथर जो प्रसिद्ध ऑथर हैं उन्होंने अपने अपने लैंग्वेजेस में रिसोर्सेज को डिफाइन किया है, स्कूल मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। ठीक है, उन्होंने मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को डिफाइन किया है, स्कूल मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। ठीक है, अपने अपने लैंग्वेज में। तो पहला जो किया है वो है हेनरी फयोल। हेनरी फयोल ने क्या कहा है कि टू मैनेज is to forecast and plan ठीक है, plan to organize to command to coordinate and to control। देखिए हेनरी फयोल ऑथर हैं, उन्होंने अपने लैंग्वेज में स्कूल मैनेजमेंट को किस तरह से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि जो स्कूल मैनेजमेंट जो होता है वो होता है टू मैनेज, किसी चीज को मैनेज करना, किस लिए? फोरकास्ट करने के लिए, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना और टू कोऑर्डिनेट करना। इन सारी चीज़ों को कोई भी मैनेजमेंट रिसोर्सेज है उसे हम कैसे मैनेज करते हैं, उन्होंने इस तरह से बताया है
कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। अगर किसी चीज को मैनेज करते हैं इसका मतलब है कि उसे फोरकास्ट एंड प्लान करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कमांड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल भी करना। ये सारी चीजें मैनेजमेंट को डिफाइन करती है, स्कूल मैनेजमेंट को। अगर आपको स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कि स्कूल मैनेजमेंट को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, तो इसका स्कूल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उसे कमांड करना, उसे कोऑर्डिनेट करना, उसे कंट्रोल करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना। ये सारी चीज़ें जो हैं मैनेजमेंट के तहत आती है, मैनेजमेंट के अंदर आती है। ठीक है, तो ये हेनरी फयोल ने इसे डिफाइन किया है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑथर जो हैं, नेक्स्ट ऑथर कौन है? मैरी पार्कर फोलेट। मैरी पार्कर फोलेट। मैरी पार्कर फोलेट ने क्या कहा है कि द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल मैनेजमेंट। ठीक है, पीपल मैनेजमेंट। मैरी पार्कर फोलेट ने कहा है कि द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कोई भी काम, कला होनी चाहिए, किसी भी काम को करवाने की कला होनी चाहिए, उसी को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। तो वही उन्होंने कहा है कि द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल मैनेजमेंट, लोगों के मैनेजमेंट के द्वारा किसी काम को करवाने को मैनेजमेंट बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट बोलते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? मैरी पार्कर फोलेट ने ऐसा डिफाइन किया है। ठीक है, सभी लोगों की थिंकिंग अलग थी, सभी लोग बात एक ही कह रहे थे, बस अंतर यही था कि थोड़ा सा उसे चेंज करके बोल रहे थे और कुछ खास बात नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट में जो थर्ड ऑथर थे वो थे हैरोल्ड कुंज। कुंज KOONTZ, कुंज। इन्होंने क्या कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन through others and with formally organized groups। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो ये भी एक ऑथर है, तो हैरोल्ड कुंज ने क्या कहा है कि आप देखिए यहाँ पे हैरोल्ड कुंज जो है ये भी ऑथर है कि इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कुछ अपने लैंग्वेज में मैनेजमेंट को डिफाइन किया। क्या कि मैनेजमेंट जो होता है इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। देखिए सभी लोग बात एक ही कह रहे हैं, लेकिन उसी को थोड़ा प्रॉपर ढंग से कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट होता है उसमें क्या किया जाता है कि कुछ ग्रुप्स मिलके काम करते हैं और उस काम को करवाने की क्षमता जो होती है, कला जो होती है, वही मैनेजमेंट होता है। अगर आप के पास मैनेजमेंट स्किल है और आप किसी के थ्रू काम करवा लेते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर मैनेज करने की क्षमता है, मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का एक अलग से कोर्स भी आता है ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, इन सभी पे कोर्सेज आता है। ठीक है, तो हमें उन सब चीज़ों में अभी जाना नहीं है। ओनली द थिंग इज दैट कि मैनेजमेंट का मेन मोटो क्या है। ठीक है, तो ये आप ग्रुप से भी करवा सकते हैं, एलोन किसी से भी अकेले भी करवा सकते हैं। तो आपके पास कला होनी चाहिए कोई काम करवाने की, दैट इज द मेन मोटो एंड दैट इज द एम ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, तो वही जो स्कूल मैनेजमेंट जिसके बारे में मैं बोल रहा था, स्कूल मैनेजमेंट में भी वही होता है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट में भी वही होता है। स्कूल मैनेजमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? तो प्लानिंग का प्रोसेस है, प्लानिंग किया जाता है। मैनेजमेंट क्या होता है?
समझ लीजिए इस चीज को, वर्ड को याद रखिए, दैट्स इट। मैनेजमेंट प्लानिंग को कहा जाता है, कंट्रोल को कहा जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इवैल्यूएशन को कहा जाता है, इवैल्यूएशन को कहा जाता है, इवैल्यूएट को कहा जाता है, ठीक है, इवैल्यूएट को कहा जाता है, डिज़ाइन को कहा जाता है, डिज़ाइन को कहा जाता है। तो मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या? आप प्लानिंग करते हैं किसी चीज़ की, वो मैनेजमेंट है, किसी को कंट्रोल करते हैं, वो मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं, ये सभी मैनेजमेंट के अंदर में ही आता है, स्कूल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट का मेन मोटो एक ही है, बस उसे स्टैंडर्ड और प्रॉपर वर्ड में कहा जा रहा है, ठीक है। सब लोगों का अपना अपना सोचने का और काम करवाने का तरीका है, उसी को बोलते हैं द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। किसी एक से करवा लीजिए या ग्रुप ऑफ पीपल से करवा लीजिए, ठीक है। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल देख लेते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल। देखिए मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ, मैंने बार बार बोला है कि थोड़ा बड़ा लिखने से अच्छे से दिखाई देता है, विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इसीलिए थोड़ा लिखता हूँ बड़ा बड़ा, ठीक है। तो फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या क्या रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज कौन कौन से है स्कूल में, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं मेन स्कूल बिल्डिंग, मेन स्कूल बिल्डिंग, मेन स्कूल बिल्डिंग थोड़ा सा और इस साइड कर देते हैं ताकि हम लोग को अच्छा से स्पेस मिल सके, इस साइड भी हम लोग लिख लेंगे मेन स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। ये सभी जो है फिजिकल रिसोर्सेज स्कूल का ही है, ठीक है। दूसरा में क्या होगा? क्लासरूम होगा, क्लासरूम होगा, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाएगा? थर्ड में क्या हो जाएगा बताइए? थर्ड में लाइब्रेरी हो जाएगा, लाइब्रेरी हो जाएगा। फोर्थ में प्लेग्राउंड हो जाएगा, प्लेग्राउंड हो जाएगा। फिफ्थ में क्या हो जाएगा? फिफ्थ में बताइए कंप्यूटर लैब हो जाएगा, कंप्यूटर लैब हो जाएगा। सिक्स में क्या लिख सकते हैं हम लोग? लेबोरेटरीज हो जाएगा, लैब जिसे आप लोग बोलते हैं लेबोरेटरीज हो जाएगा, ठीक है, साइंस लैब, लेबोरेटरीज। सेवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेमिनार हॉल बोल सकते हैं, सेमिनार हॉल भी होना चाहिए, ठीक है। एट में अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? एट में क्या लिखेंगे हम लोग? स्टाफ रूम, स्टाफ रूम होना चाहिए, स्टाफ रूम, स्टाफ रूम या जो टीचर्स रूम जो बोलते हैं, स्टाफ रूम, क्वार्टर्स होना चाहिए। नाइन्थ में क्या हो जाएगा? हॉस्टल होना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए। उसके बाद और क्या हम लोग बोल सकते हैं? टॉयलेट्स होना चाहिए, टॉयलेट, ठीक है, ये होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि एक्चुअली में हम लोगों ने क्या क्यों लिखा है और इसके पीछे रीजन क्या है, उसको देख लेते हैं। आइए तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल है, फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल है, ये फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल जो है जितने भी मैंने लिखे हैं ये स्कूल के पास होने चाहिए। फिजिकल का मतलब क्या हो गया कि फिजिकली होना चाहिए, ठीक है। वास्तविक रूप से जो बोलते हैं वास्तविक रूप से होना चाहिए। स्कूल के पास जो है मेन बिल्डिंग होना चाहिए, स्कूल के पास अपना एक मेन बिल्डिंग होना चाहिए। मेन बिल्डिंग क्यों होना चाहिए? मेन बिल्डिंग क्यों होना चाहिए? मेन बिल्डिंग इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास बिल्डिंग अच्छे नहीं होंगे तो जो स्कूल का जो मेंटेनेंस होता है वो करने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अच्छे आप ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, आपके पास अदर जितने भी फैसिलिटीज़ होंगे लाइक सेमिनार हॉल, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ये सारे नहीं दे सकते हैं। तो मेन स्कूल बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। वो अट्रैक्शन जो होता है, दिखने में अच्छा जो लगता है, जो अट्रैक्ट करते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेन स्कूल बिल्डिंग तो अच्छा होना चाहिए
और जो मेन स्कूल बिल्डिंग का मेंटेनेंस होना चाहिए, हमेशा वॉल पेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है क्लासरूम। क्लासरूम जो होना चाहिए एक स्पेशियस होना चाहिए। क्लासरूम के अंदर जो वेंटिलेटर होते हैं, वेंटिलेटर होने चाहिए जिससे अच्छी हवा अंदर आ सके और अंदर की हवा बाहर जा सके। तो वेंटिलेटर अच्छा होना चाहिए। और क्लास में जो स्टूडेंट होने चाहिए वो ऐसा नहीं है कि क्लास छोटा है और स्टूडेंट मैक्स बहुत ज़्यादा है, नहीं, अकॉर्डिंग टू क्लास होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे सीबीएसई है तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 60 स्टूडेंट पर क्लास, तो उस हिसाब से क्लास का भी साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, स्कूल क्लासरूम में डेस्क बेंच जो है बहुत अच्छे होने चाहिए, बैठने के लिए स्टूडेंट को अच्छे से प्रोवाइड करवाना चाहिए। क्लासरूम में किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि क्लासरूम अगर अच्छा नहीं होगा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, वो इफेक्ट करता है। और जब आप कंपैरिजन करेंगे दो स्कूल्स जिसके पास क्लासरूम अच्छे होते हैं, उनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है वो बढ़िया होता है। ठीक है ना, क्योंकि क्लासरूम का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे। अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा स्टूडेंट को मन नहीं लगेगा, काफ़ी गर्मी लगेगी, सारे लोगों का जो रूम में जो है वो बढ़िया नहीं होगा, तो प्रॉब्लम हो जाता है उससे। तो क्लासरूम भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी की बात करते हैं। लाइब्रेरी अच्छे जगह पे लाइब्रेरी होनी चाहिए, शांत जगह पे। लाइब्रेरी का जो खासियत है वो क्या है, लाइब्रेरी की खासियत ये है कि लाइब्रेरी को हमेशा शांत जगह पे बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ प्लेग्राउंड है वहीं पे लाइब्रेरी बना दिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। तो लाइब्रेरी का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लाइब्रेरी को एक ऐसे जगह पे रखें जो कि शांत एरिया है। दूसरी बात क्या है कि लाइब्रेरी में प्रॉपर बुक होने चाहिए। जितना भी बुक्स जो है स्कूल में नेसेसरी है, जो जिस चीज़ की पढ़ाई हो रही है वो सारे बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल होने चाहिए। और जो भी बुक्स, जहाँ पे बुक्स का रैक होता है जिस पे बुक रहता है, और स्टूडेंट एरिया जो है, पढ़ने का एरिया है, वो दोनों में काफ़ी मीन्स डिस्टेंस होना चाहिए कि जो स्टूडेंट बुक लेने के लिए आ रहे हैं और जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो आपस में डिस्टर्ब ना हो सके। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारे फिजिकल रिसोर्सेज है, किसके, स्कूल के फिजिकल रिसोर्सेज हैं। और फिजिकल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी के बारे में मैंने आपको बताया। प्लेग्राउंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लेग्राउंड, अगर ऐसा स्कूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती हो तो वो क्या होता है कि बच्चे ठीक है लर्निंग तो कर रहे हैं लेकिन फिजिकली फिट नहीं होते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें प्लेग्राउंड की आवश्यकता होती है। प्लेग्राउंड होने चाहिए, बच्चे को खेलने के लिए सफिशिएंट जो है प्लेग्राउंड में जगह होनी चाहिए, ग्रासी सैंड होना चाहिए, और जो स्लोप वाला जो स्टूडेंट के लिए आता है वो नहीं होना चाहिए, अगर क्योंकि उससे बच्चे बहुत ज़्यादा गिरते हैं, चोट खा जाते हैं। इसी कारण इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लेग्राउंड जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है स्टूडेंट के माइंड पे। अगर स्टूडेंट फिजिकली फिट रहेंगे तो उन्हें पढ़ाई करने में भी मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, पढ़ने चीज़ें याद होंगी और उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में। ठीक है, तो प्लेग्राउंड भी बहुत ज़्यादा, जिस तरह प्लेग्राउंड है उसी तरह ये भी प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, कंप्यूटर लैब के बारे में आ जाते हैं। कंप्यूटर, अभी हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया, इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हो रहा है उस हिसाब से कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट को कंप्यूटर लैब भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है या बुक अवेलेबल एट द टाइम नहीं हो पाता है, तो कंप्यूटर लैब से उन्हें पढ़ने में अच्छा भी लगता है। और वो अगर किसी चीज़ का वर्ड मीनिंग नहीं आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो थ्रू कंप्यूटर से वो सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और कंप्यूटर में उनका माइंड तेज चलता है, ज़्यादा फास्ट चलता है। तो कंप्यूटर लैब भी होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि थ्योरेटिकल भी सीखे और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से भी वो जुड़े रहें। दूसरा, लेबोरेटरीज़ का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज़ नथिंग बट प्रैक्टिकल। इससे प्रैक्टिकल सीखते हैं। जो भी हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं
वो सारे चीज़ को हम लोग लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। और एक बात याद रख लीजिए कि जो भी लेबोरेटरीज़ में हम लोग काम करते हैं वो हमें हमेशा के लिए याद रहता है। तो इसीलिए जो लैब जो होना चाहिए वो तो एकदम से होना ही चाहिए लेबोरेटरीज़, और उसमें जो भी स्टाफ टीचर्स होने चाहिए वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट को अच्छे गाइडेंस दे सके। और स्टूडेंट, क्योंकि जो लेबोरेटरीज होता है उससे स्टूडेंट जो भी काम अगर वहाँ पे होता है वो स्टूडेंट के दिमाग पे छप जाता है। तो ये लेबोरेटरीज की सुविधा तो हर स्कूल में होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो करनी चाहिए। और इसमें प्रॉपर इक्विपमेंट जितने भी यूज़ होते हैं फॉर दैट क्लास, जिस क्लास के लिए है उस क्लास में वो सारे इक्विपमेंट होने चाहिए। दूसरा क्या है, सेमिनार हॉल। एक सेमिनार हॉल भी होना चाहिए जहाँ पे अगर किसी चीज़ को लेकर अनाउंसमेंट हो रहा है या मीटिंग हो रही है या कोई भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होना है, ग्रुप डिस्कशन, या फिर किसी चीज़ को बताना है, तो उसके लिए सेमिनार हॉल मस्ट होता है, इम्पॉर्टेंट है। स्टाफ रूम भी होना चाहिए, एक स्टाफ रूम भी अलग से स्टाफ रूम होना चाहिए जिसमें टीचर्स भी पढ़ाने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील कर सके, क्योंकि उन्हें आगे भी क्लास लेना पड़ता है। तो स्टाफ रूम की सुविधा भी होनी चाहिए, ठीक है। हॉस्टल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हॉस्टल भी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है, स्कूल को अपना हॉस्टल रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से आते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी फार अवे, तो उनको रहने की सुविधा होनी चाहिए। और हॉस्टल में अच्छे खाने का प्रबंध होना चाहिए, रूम्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, बेड होने चाहिए, अच्छे टेबल चेयर, ताकि स्टूडेंट स्टडी कर सके। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, और इन्हीं फिजिकल रिसोर्सेज के कारण स्कूल जो है अपने आप को डेवलप कर सकता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप कर सकता है, स्टूडेंट को डेवलप कर सकता है। टॉयलेट्स भी होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, सेपरेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिजिकल रिसोर्सेज, जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज मैंने लिखे हैं वो सभी के सभी होने चाहिए। नहीं होने से जो भी स्कूल है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और वहाँ के स्टूडेंट जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एज कंपेरिजन टू द अदर्स वेयर ऑल दिस फिजिकल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट। तो जो भी स्टूडेंट है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, और जहाँ पे भी ये सारी चीज़ों की सुविधा है वहाँ पे आप देखेंगे कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ठीक है। तो आइए, तो यही इसे याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। इस टॉपिक के लिए मेन पॉइंट्स यही है, फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे दिया जाए तो ये पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका मोटो एक ही है, एम एक ही है, ठीक है। देखिए दूसरा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि नीड ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज कहाँ पे, इन स्कूल में, इन स्कूल। नीड ऑफ, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। नीड ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल। नीड ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, स्कूल में जो फिजिकल रिसोर्सेज है वो किस लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है फिजिकल रिसोर्सेज की। तो देखिए फिजिकल, मैंने अभी बता दिया है, फिजिकल रिसोर्सेज जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करता है। दूसरा क्या है, क्वालिटी ऑफ, पहला मैं लिख देता हूं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं, समझने में आसानी होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, स्कूल का जो मेन गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा होता है। स्कूल का मेन गोल या ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। ये दो चीज भी याद रखते हैं तो दैट इज मोर देन ए सफिशिएंट। नीड क्या होगा फिजिकल रिसोर्सेज का, स्कूल को इन्हेंस करना है, स्कूल को आगे बढ़ाना है, स्कूल के एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, स्कूल का जो मेन मोटो है, गोल है, उसको पूरा करना है, ठीक है। यही तो नीड होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं।
अब देख लीजिए क्या है कि इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट, फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं एडेक्वेसी, एडेक्वेसी जिसको सफिशिएंसी बोलते हैं, इसका मतलब होता है सफिशिएंसी। सेकंड में हम लोग लिख लेते हैं सेफ्टी, सेफ्टी। थर्ड में हम लोग लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन जिसको हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। फाइन। फोर्थ में हम लोग लिख लेते हैं इफिशिएंसी, इफिशिएंसी। ठीक है। फिफ्थ में हम लोग लिख लेते हैं लर्निंग, लर्निंग। ठीक है, फिफ्थ में हो गया। सिक्स में हम लोग लिख लेते हैं डिजाइन। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इसमें देख लेते हैं कि इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता क्या है। फिजिकल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हमारे स्कूल में प्रेजेंट है उसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता क्या है देख लीजिए, एडिक्वेसी, सफिशिएंसी। कोई भी चीज अगर हमारे पास होती है फिजिकल रिसोर्स तो उसका सफिशिएंसी होगा। सेफ्टी तो होनी चाहिए, सेफ्टी मतलब क्या, स्कूल कैंपस जो है, स्कूल कैंपस जो है हमेशा घेराव होना चाहिए, मतलब अच्छे से सेफ्टी होनी चाहिए स्कूल में, चाहे वो हॉस्टल हो चाहे क्लासरूम हो, तो वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए। तीसरा क्या, कोऑर्डिनेशन, एडजस्टमेंट होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा याद रखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है। विशेषता क्या है, एफिशिएंसी, क्षमता, स्कूल का जो, स्कूल की जो क्षमता है वो क्या है। उसके बाद क्या, लर्निंग, लर्निंग अच्छे से हो रहा है कि नहीं वहाँ पे। डिज़ाइन, डिज़ाइन है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस चीज़ की, फिजिकल रिसोर्स मैनेज, क्या विशेषता जिसे बोलते हैं वही ये सभी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट इन फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट, कंस्ट्रेंट इन फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स इन फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको देख लेते हैं क्या है। तो देखिए कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट मतलब बाधा। फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या बाधा आ सकती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट्स लिख लेते हैं जल्दी जल्दी और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी ऑफ एक, insufficiency of availability of funds। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड पर्सनल टू हैंडल मेंटेनेंस एंड सप्लायर्स। ठीक है, सप्लाईज। थर्ड में क्या है, लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस, लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस। उसके बाद फोर्थ में क्या है, लैक ऑफ कंसल्टेशन बिटवीन सप्लायर्स एंड यूजर्स। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंस्ट्रेंट में क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे
ये जो कंस्ट्रेन है, कंस्ट्रेन इसका मतलब होता है बाधा, बाधा, बाधा। तो फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या किस किस तरह की बाधा आ सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इनसफिशिएंसी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अगर पैसे की कमी होगी तो हम लोग कोई भी चीज़ों को बेयर नहीं कर सकते, जैसे स्कूल जो क्लासरूम है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास सेमिनार हॉल है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो यही चीज़ है कि इनसफिशिएंसी, अगर इनसफिशिएंसी होगी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड पर्सनल, अगर जो ट्रेंड टीचर होते हैं अगर उनका शॉर्टेज होगा तो कैसे पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना है, स्टूडेंट को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज कैसे देना है, वो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा क्या है, जो स्टूडेंट्स है, जो मेन मोटो है, गोल है, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। लैक ऑफ शॉर्टेज स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेसेस की कमी होने से भी फिजिकल रिसोर्स पे असर पड़ सकता है। लैक ऑफ कंसल्टेशन बिटवीन सप्लायर्स एंड यूजर्स, जितने भी सप्लायर्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हो, लैक ऑफ कंसल्टेशन बिटवीन सप्लायर्स एंड यूजर्स, जो भी सप्लायर्स और यूजर्स हैं उनके बीच में अगर कंसल्टेशन अच्छा नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट सॉल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट अच्छे से फंड्स कभी प्रोवाइड किया करें। और दूसरी बात क्या है कि जो ट्रेंड टीचर है उनको ट्रेंड टीचर को लेने से अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या है, फंड्स की इनसफिशिएंसी नहीं हो। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हमारा जो था मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल, इस चैप्टर को हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है और इसका एमसीक्यूज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो भी चीज़ें हैं पहले उन्हें पढ़ लेते हैं, उनका लेक्चर आपके सामने दे देते हैं, फिर 1 बाय 1 हम लोग एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।